यूपी बोर्ड के 12th क्लास का ये जो मॉडल पेपर है इसी प्रकार से आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा, बिल्कुल इसी प्रकार से। तो चलिए हम लोग क्रम से इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिए इसका जो इंट्रो है इसमें हम दे रहे हैं, आप देख लीजिए। अब हम जल्दी से सॉल्व करेंगे क्रम से एक एक प्रश्न। खंड आ में जो बहुविकल्पी प्रश्न है 20 प्रश्न है। कितने इसमें? ये हैं का से लेकर के चा तक, यानी 6 प्रश्न हैं, 6 बहुविकल्पी हैं। और बा में एक एक नंबर का है, खंड बा में एक एक नंबर के प्रश्न हैं, सा में 2 नंबर के हैं, दा में 3 नंबर के हैं और या में 5 नंबर के। मतलब मैक्सिमम नंबर जो होंगे प्रश्न के वो 5 अंक के होंगे और एक एक नंबर का ये बहुविकल्पी और ये जो लघुत्तरी है ये भी एक एक नंबर का। इस प्रकार से नंबर वाइज डिवाइड किया गया है। तो पहला प्रश्न जो बहुविकल्पी है इसको हम देखेंगे। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? न्यूटन प्रति कूलाम, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट इंटू मीटर, न्यूटन मीटर प्रति कूलाम। तो इसमें से विद्युत फ्लक्स का मात्रक कौन सा है ये आप लोग बताएंगे। क्या है विद्युत फ्लक्स? देखिए फाई बराबर क्या होता है? फाई बराबर बी इंटू ई इंटू ए, है ना। तो ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र तीव्रता। ई बराबर आप विभव प्रवणता से वी अपान डी, इतिहास क्या होगा? वोल्ट प्रति क्या मीटर। और इस क्षेत्रफल का क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। ये कटा तो मिला क्या? वोल्ट इंटू मीटर। यानी कौन सा सही होगा? दूसरा वाला। अब देखिए खा प्रश्न क्या है कि विद्युत क्षेत्र बी क्या है? एक चुंबकीय क्षेत्र बी में वेग u से गतिमान आवेश कण पर लगने वाले बल की गणना करनी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा ये लिख दे रहे हैं क्रम से। क्या है? Q अपान U क्रॉस B और दूसरा क्या है? U क्रॉस B अपान Q। ये वेक्टर भी लगा इसमें। और तीसरा प्रश्न है U क्रॉस B, ठीक है। और इसमें U क्रॉस Q क्रॉस B। तो ये क्रॉस वेक्टर यानी अदिश गुणन है ये। तो इनमें से कौन सा सही होगा? लगने वाला बल F के लिए बताना है। तो जब Q कूलाम का आवेश U वेग से B चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर जो बल लगता है उसको क्या कहते हैं? लॉरेंज बल। और ये लॉरेंज बल हम लोग जानते होता क्या है? QVB साइन थीटा। तो VB हम लोग याद किए, यहाँ U दिया है तो U समझ लो, ठीक है। तो अब इसमें देखिए साइन थीटा किस में होता है? क्रॉस गुणन में या साइन सदिश गुणन में? सदिश गुणन और अदिश गुणन होता है। क्या होता है? सदिश गुणन और अदिश गुणन। और जो सदिश गुणन होता है उसको हम लोग कहते हैं क्रॉस ना। ये क्या होता है? AB साइन थीटा और n कैप। A और B क्या है? दोनों वेक्टरों के परिमाण हैं। और ये थीटा क्या है? वेक्टरों के बीच का कोण है। n कैप क्या है? कौन सी दिशा? दोनों सदिशों के लंबवत एकांक सदिश है। एकांक सदिश मतलब जिसका परिमाण 1 होता है और दिशा भी होती है इन दोनों सदिशों के लंबवत। तो ये होता है। और देखिए ये मिल गया, हम लिख दे रहे हैं सदिश गुणन। और दूसरा क्या होता है? अदिश गुणन को क्या कहते हैं? डॉट गुणन। A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए इसमें होता है साइन थीटा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये तीसरा वाला है ना, U इंटू बी साइन थीटा आ जाएगा। QVB साइन थीटा वही हो गया। चलिए अब इसके बाद गा वाला क्या है कि यदि E तथा B वैद्युत चुंबकीय तरंग में क्रमशः वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश है। मतलब क्या कह रहे हैं कि E इसमें वैद्युत सदिश है और B क्या है? चुंबकीय सदिश है। E वैद्युत सदिश और B चुंबकीय सदिश है। तब वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा अनुदिश होती है। किसके अनुदिश होती है? वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा, ये पूछ रहे हैं। और ऑप्शन में जो है वो क्या है? E B और क्या है? E डॉट B और चौथा है E क्रॉस B। तो समझिए क्या होता है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती हैं तो उसमें वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। और ये दोनों परस्पर तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। क्या क्या?
ये क्या है, विद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश तथा तरंग संचरण की दिशा, तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत होती हैं, ये याद है ना। चलिए, तो क्या होगा, E और B के लंबवत होती हैं। अब दिशा जो होगी वो किधर होगी, दोनों के लंबवत। तो किसमें दिख रहा है कि दिशा लंबवत है, चौथे में ना। इसमें क्या दिख रहा है, यदि कहा जा रहा है कि ई दिशा में, यानी वैद्युत सदिश की दिशा में होगा। ऑप्शन ए के हिसाब से क्या कह रहा है कि ये वैद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण की दिशा ई की दिशा में है, जो कि नहीं होती, बी की दिशा में है, ये भी नहीं, और ये डाट गुणन है मतलब अदिश है, किसी दिशा में नहीं होती। इसमें क्या कहा जा रहा है, दोनों सदिशों के लंबवत होती है, तो लंबवत होती है। चलिए, अब इसके बाद घ वाला क्या है, 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं। संयुक्त लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी है। अब दोनों लेंसों की क्षमता दी हुई है, P1 कितना है 4 डायोप्टर और P2 कितना है 2 डायोप्टर। तो संयुक्त लेंस की क्षमता क्या होती है, P बराबर P1 प्लस P2। P1 हो गया 4 और ये माइनस में है, तो ये हो जाएगा -2, तो कितना आया 2 डायोप्टर। अब निकालना हमको फोकस दूरी, तो फोकस दूरी के लिए यदि फोकस दूरी हमको मीटर में निकालनी है तो लिखेंगे 1/P, और सेंटीमीटर में निकालनी है तो लिखेंगे 100/P, यही होता है। तो सेंटीमीटर में देखिए ऑप्शन दिया, तो सेंटीमीटर निकाल लेते हैं हम यही वाला फार्मूला लगा के। तो क्या होगा 100/P कितना है 2, काट दीजिए, आ गया 50 सेमी। ठीक, चलिए, अब ना वाला प्रश्न क्या है कि धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटान आपतित होते हैं। तो फोटान आपतित होते हैं तब उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। निरोधी विभव ज्ञात करो, ध्यान दो। तो क्या होता है कि प्रकाश, देखिए ये समझिए ऐसे कि ये धातु है, क्या है धातु, इस पर प्रकाश पड़ता है। ये कौन सा नियम है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, बहुत बढ़िया। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव होता क्या है, याद है, बताइए क्या होता है, तृप्ति बताओ। जब धातु के पृष्ठ पर प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। तो जितनी ऊर्जा ये है फोटान की, वो 2 जगह खर्च होती, कहाँ कहाँ, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किए गए कार्य के रूप में, और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, यही ना। प्रकाश ऊर्जा के पैकेटों के रूप में चलता है जिसको फोटान कहते हैं। अब ये फोटान यानी प्रकाश जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन को अपनी पूरी ऊर्जा दे देगा। उस ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन 2 जगह खर्च करता है, बाहर निकालने, फिर एक्स्ट्रा ऊर्जा बच गई तो गति ऊर्जा प्रदान करने में। तो ये बाहर निकालने में जितनी ऊर्जा लगती है उसको क्या कहते हैं, कार्यफलन। देखिए डिटेल एक एक प्रश्न पढ़ते जाएंगे तो जो इसमें पूछा उसका भी आंसर आ जाएगा और जो अगली बार पूछेगा उसका भी आंसर मिल जाएगा, है ना। तो देखो ये इलेक्ट्रॉन को निकालने में जो कार्य किया जाता है उसको क्या कहते हैं, कार्यफलन। और इलेक्ट्रॉन जब निकला और वहीं ऊर्जा खत्म हो गई, मान लो इलेक्ट्रॉन निकला ऊर्जा खत्म हो गई, तो जिस विभव से ये इलेक्ट्रॉन निकला है, मतलब जितना इसमें विभव उत्पन्न हुआ है, उसी विभव को हम लोग कहते हैं निरोधी विभव, संस्तब्ध विभव, जो भी कह लीजिए। अब यहां से देखिए ये कुल ऊर्जा hν है। अब ये कहाँ कहाँ खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में और गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। तो बाहर निकालने में यदि मान लीजिए यहाँ निरोधी विभव इसका V0 है, तो क्या मिल जाएगा, W बराबर, देखिए हम लोग पढ़े हैं V बराबर होता है W/Q, होता है ना। तो यहाँ से W बराबर क्या होगा, V × Q होता है। मतलब विभव में यदि आवेश से गुणा कर दें तो कार्य मिल जाएगा। यहाँ हमने कहा निरोधी विभव V0, आवेश कौन सा है, कौन निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन यानी E। ठीक, अब देखिए इस प्रश्न में कहा है कि जो धातु के पृष्ठ पर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान आपतित हो रहा है, इसका मतलब इसको मिटा देना, hν कितना है, जो इलेक्ट्रॉन आ रहा है उसके लिए hν ये फोटान की ऊर्जा हो गई। किया गया कार्य अभी हमने बताया, क्या लिखेंगे, eV0, और गति ऊर्जा भी दिया हुआ है कुछ ना, तो क्रम से लिख लीजिए
एच न्यू कितना हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई वी नॉट लिख दे रहे हैं, और प्लस गतिज ऊर्जा कितनी, अधिकतम गतिज ऊर्जा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्राप्त हो रही है। तो ये हो जाएगा ई वी नॉट बराबर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितना हुआ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से देखिए ई वी नॉट, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जब वोल्ट में हम लोग बदलते हैं तो ई से भाग देते हैं, मतलब 1.6 से ना, तो इसमें दोनों तरफ है, उसको हटा दीजिए, तो यहाँ से विभव मिल जाएगा हमको 2 वोल्ट। ठीक है, तो 2 वोल्ट हो जाएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट करके दिया है, आप 2 वोल्ट जानिए, चूंकि विभव का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, ऊर्जा का, है ना। चलिए ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, पी प्रकार के अर्धचालक बनाने के लिए शुद्ध जर्मेनियम में मिलाया जाने वाला अपद्रव्य होता है फास्फोरस, एंटीमनी, एल्युमिनियम, आर्सेनिक। ठीक है, तो पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए, है ना, देखिए इसको हमने बनाया है वीडियो, उसमें देख लीजिएगा। पी प्रकार के अर्धचालक बनाना अगर है तो अर्धचालक में क्या करेंगे हम लोग, देखिए अर्धचालक 4 संयोजी होता है, अर्धचालक, चलिए यहाँ लिखते हैं, अर्धचालक 4 संयोजी होता है। अब इसमें जब मिलाएंगे हम 3 संयोजी तो क्या बनेगा, पी टाइप अर्धचालक बनता है, और जब 5 संयोजी मिला देते हैं तो एन टाइप अर्धचालक बनता है। तो इसमें क्या कहा जा रहा है, पी टाइप बनेगा और यहाँ बनेगा एन टाइप। तो इसमें पी टाइप बनाना, इसका मतलब 3 संयोजी जोड़ना पड़ेगा, तो क्या होगा, फास्फोरस, एंटीमनी, एल्युमिनियम, आर्सेनिक में से एल्युमिनियम 3 संयोजी है, बाकी फास्फोरस, एंटीमनी, आर्सेनिक ये जो है ये क्या है, नाइट्रोजन परिवार के तत्व है ना। सभी देखिए नाइट्रोजन परिवार के तत्व में कौन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये होता है ना। तो इन सब के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हैं। तो अन्य तीनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एन टाइप अर्धचालक बन जाएगा। तो इसमें पूछा जा रहा है पी टाइप, तो ये 3 संयोजी एल्युमिनियम वाला हो जाएगा। अब दूसरा प्रश्न खंडबा वाला देखिए, विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र एवं मात्रक लिखना है। विशिष्ट चालकता के लिए, तो विशिष्ट चालकता देखिए 4 परिभाषाएं एक साथ याद रखेंगे तो ये सब याद रहेगा। कौन कौन सी, विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, बोलिए भाई, विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं, विद्युत धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, और विद्युत प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, विद्युत प्रतिरोध, ये हो गया। अब विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता, सो रहे हो, विद्युत चालकता, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकता। ठीक है ना। चलिए, तो इसमें विशिष्ट चालकता के लिए सूत्र लिखना हमको, तो विशिष्ट चालकता के लिए लिखेंगे ये कप्पा इक्वल टू 1/रो, यही ना। और रो क्या होता है, आर बराबर रो यल अपान ए, ये फार्मूला याद है ना। तो यहाँ से रो बराबर क्या मिलेगा, आर ए अपान यल, तो रख दीजिए यहाँ, तो मिलेगा हमको आर ए अपान यल। तो कप्पा बराबर हो गया यल आर ए, ठीक है, यल अपान आर ए। ठीक, और साथ में मात्रक भी लिखना, मात्रक लिख लीजिए। तो यल क्या है, मीटर, लंबाई का मात्रक मीटर, और ये क्या है, ओम, और ये मीटर स्क्वायर। तो 1 मीटर कट गया, ऊपर कर लीजिए ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये बन गया मात्रक। ठीक, चलिए, 2 सीधे समांतर अनंत लंबाई के धारावाही चालकों के प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाले बल का व्यंजक बताइए।
ठीक है, चलो शिवा बोलो फार्मूला क्या होता है। दो समांतर धारावाही चालक तार यदि मान लो r दूरी पर स्थित है, दोनों में I1, एक में I1 दूसरे में I2 धारा प्रवाहित की जा रही है, तो उसके L लंबाई पर लगने वाला बल कितना होगा। F बराबर म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 अपान I1 I2 अपान RL, ऐसे लिखिए, या यल को इधर कर लीजिए, स्मॉल यल लिखे कैपिटल, जो भी लिखना कोई दिक्कत नहीं यहाँ। तो ये म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R, ठीक है। म्यू नॉट अपान 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है, 2 इंटू 10 पावर -7 I1 I2 अपान R। चलिए ऐसे भी लिख सकते हो। एकांक लंबाई पर लगने वाला बल लिखना है तो यल की जगह 1 लिख दो, ठीक। 1 नंबर के प्रश्न 1 नंबर की तरह लिखेंगे, ये फार्मूला लिख दो बस, और कुछ है, बस व्यंजक लिखना इतना, ठीक। चलिए अगला क्या है कि 2 ओम प्रतिरोध और 10 हेनरी प्रेरकत्व की एक कुंडली में 50 वोल्ट बैटरी से जोड़ी गई है। कुंडली में संचित ऊर्जा निकालनी है, तो ये तो लगा लोगे ना, क्या दिया 10 ओम यानी R बराबर 10 ओम, 10 हेनरी ये क्या है, प्रेरकत्व वाली कुंडली है, विभव कितना है 50 वोल्ट की बैटरी से जुड़ी है। अब कुंडली में संचित ऊर्जा निकालनी है। कुंडली में संचित ऊर्जा के लिए फार्मूला होता है हाफ Li², ठीक है। तो यल तो पता है हमको, आई निकाल लो। आई के लिए फार्मूला होगा क्या, पहले आई ही निकाल लें, आई बराबर V अपान R, वैल्यू रखो 50/10, ये कटा कितना आया 5 एम्पियर, और U बराबर फार्मूला हाफ Li²। अब यहाँ मान रखो, क्या रखेंगे यल की जगह 10 गुणे आई कितना है 5 का स्क्वायर, 2 से काट दो आ गया 5, तो टोटल कितना मिलेगा 125 क्या जूल, इतनी ऊर्जा हो गई, ठीक। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्रांतिक कोण को परिभाषित कीजिए। तो क्रांतिक कोण आप हाई स्कूल में भी पढ़े हैं, क्या होता है, ये मान लो सघन माध्यम है, ये है विरल माध्यम। तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती तो अभिलंब से दूर हटती है ना। अब इधर यदि सघन माध्यम में आपतन कोण इतना हम बढ़ा दें, देखिए इसको बढ़ाएंगे तो ये भी दूर हटेगा, इसको बढ़ाएंगे तो ये दूर हटेगा। तो जब ये दूर हट करके 90 अंश हो जाए तो उस समय ये जो आपतन कोण होता है उसी को क्रांतिक कोण कहते हैं। तो सघन माध्यम में वह आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 अंश हो जाता है क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। बताओ लक्ष्मी बोलो क्या होगा, सघन माध्यम में बना वो आपतन कोण, ठीक, जिसके लिए विरल माध्यम में बना अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। अब अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन के प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या, ठीक है, प्रथम बोर कक्ष की त्रिज्या यहाँ लिखेंगे हम R1 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। पहले बोर कक्ष की त्रिज्या इतनी है। अब तीसरे बोर कक्ष की त्रिज्या निकालनी है, तो समझिए क्या होता है, R बराबर फार्मूला बताइए H² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर पाई m E² N² अपान Z, यही होता है ना R के लिए। अब देखिए ध्यान दीजिए, इसमें क्या कह रहे हैं कि R1 पहली कक्षा के लिए ये त्रिज्या दिया हुआ है, तो हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए त्रिज्या, तो हाइड्रोजन जो परमाणु है उसके लिए Z का मान कितना होगा 1, ये Z है क्या परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 होता, Z का मान 1 हो गया। अब पहली कक्षा के लिए N का मान कितना होगा 1, ये N क्या है कोषों की संख्या यानी मुख्य क्वांटम संख्या, क्या है मुख्य क्वांटम संख्या, ठीक है। तो ये दोनों जब 1 हो गया इतना, तो समझिए
पहली कक्षा के लिए यदि हम निकालेंगे R1 बराबर, तो क्या मिलेगा, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ जब रखेंगे 1/1 तो गुणा करिए वही आएगा। R1 का मान देखिए दिया हुआ है 0.53 एंगस्ट्रॉम, तो ये एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर इतने का मान मिल गया हमको, है ना। अब अगर दूसरी कक्षा के लिए निकालना है, ध्यान समझिए, दूसरी या तीसरी कक्षा के लिए प्रश्न पूछ रहा है, तीसरी कक्षा के लिए जब हम निकालेंगे तो ये सब तो वही रहेगा। लो लिख दे रहे हैं, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम ई स्क्वायर, ये तो यही रहेगा। अब निकालना किसके लिए, तीसरी कक्षा के लिए, तो एन की जगह 3 लिखेंगे और जेड की जगह 1, तो ये वैल्यू हमको पता है, रख लो यहीं 0.53 और इधर 3 का स्क्वायर कर लो, तो आएगा कितना 9, 9 3 27, 9 5 45, 2 47, तो 2 अंक पर दशमलव लगा दीजिए, इतना क्या आएगा एंगस्ट्रॉम में, ये हो गया। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या करना है, कोई कंफ्यूजन क्या है, ठीक है, चलो, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में त्वरक के विभव का मान ज्ञात कीजिए, जबकि इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य दिया हुआ है। अब देखिए डे ब्रागली तरंगदैर्घ्य में हम लोग पढ़े हैं लैम्डा बराबर क्या होता है 12.27/√v। यहाँ v क्या है, विभव है। अब लगाइए यही त्वरक विभव है, v का मान निकालना, तो लैम्डा की जगह कितना लिखेंगे 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम मतलब 1 × 10⁻10 क्या मीटर, तो रख लो 1 × 10⁻10 और इधर 12.27/√v, तो स्क्वायर करेंगे, तो इधर कर लो इसको, तब फिर स्क्वायर करो, तो v बराबर क्या मिलेगा 12.27 × 12.27 बटे, इसको 2 बार लिखेंगे -10 और ये 10⁻−10, इसको गुणा करिए कितना आएगा, गुणा करके इसको बताइए जल्दी से 150.54 और नीचे ये हुआ 1, कितना हो जाएगा माइनस माइनस है ना, जुड़ जाएगा -20, ये सही गुणा किए हैं ना, ठीक, 150.54 और ये हो जाए कितना, ऊपर करिए 20, चलिए चेक कर लीजिएगा गुणा जो भी है, ठीक है, बस हो गया। ये इतना क्या आएगा, विभव है ना, तो ये वोल्ट हो गया। ठीक, चलिए अब इसके बाद खंड ब ये हो गया। अब खंड सा में देखिए क्या कह रहे हैं कि 6 ओम के मोटे तार को खींचकर इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए। ध्यान दीजिए क्या है, 6 ओम का मोटा तार है। जब तार मोटा होता है तो इसका प्रतिरोध जो है वो कम होता है। R बराबर कितना 6 ओम, ठीक है, प्रतिरोध दिया हुआ है। अब कह रहे हैं कि इसकी लंबाई 2 गुनी कर दी जाती है। तो पहले हम मान लेते हैं L1 बराबर L है, तो क्षेत्रफल भी इसका कुछ होगा, तो मान ले रहे हैं A है। ठीक है, बाद में प्रतिरोध कितना होगा ये पूछा जा रहा है, ये 1 1 कर लीजिए सबको, इसको 2, तो R2 निकालना है। लंबाई कितनी कर दी गई 2 गुनी, है ना, तो क्षेत्रफल भी कुछ बदल जाएगा, क्योंकि तार वही है, आयतन तो बदलेगा नहीं। तार अगर मोटा तार है, इसको खींच देंगे तो मान लो अगर दुगनी लंबाई का हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा ना, तो इसके जो है क्षेत्रफल जो है क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन आयतन तो वही रहेगा। तो वृद्धि से पहले आयतन क्या मिलेगा L1 A1 और बाद में L2 A2। तो यहाँ से रखिए क्या मिलेगा, L1 की जगह L A, L2 की जगह
2l, A2 ऐसे लिख लो, यल से यल काट दो, तो A2 यानी बाद में क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A/2, बाद में क्षेत्रफल मिल गया। अब पहले प्रतिरोध कितना मिलेगा, R बराबर हम लोग पढ़े ना रो यल अपान ए, तो यहाँ लिखिए R1 बराबर रो L1 अपान A1, तो R1 कितना है 5, चूंकि वही तार है, अगर वही तार है, धातु यदि नहीं बदला जा रहा है, ठीक है 6 लिख दे रहे हैं, यदि तार वही है, तार वही वो नहीं बदला जा रहा है, तो विशिष्ट प्रतिरोध भी नहीं बदलेगा। तो बहुत बढ़िया, अच्छा है, हो जाते हैं। अब कितना लिखेंगे यहाँ, रो L1 कितना लिखेंगे यल, A1 कितना है A, चलिए रो यल अपान ए मिल गया। अब बाद में प्रतिरोध R2 बराबर रो, ये तो बदलेगा नहीं, L2 अपान A2, तो यहाँ से रखिए रो कितना है वैसे लिखिए, L2 कितना बन गया 2l, तो 2 इधर लिख लो यल बटे A2 कितना लिखेंगे A/2। अब यहाँ से बनाइए, कहाँ यही लिख दें, R2 बराबर क्या हो जाएगा 4 रो यल अपान ए, तो चूंकि रो यल अपान ए का मान पता है हमको 6, तो यहाँ 6 रख दीजिए, कितना आएगा 4 गुणे 6 यानी 24, ठीक है। तो बाद में प्रतिरोध कितना हो जाएगा 24 ओम। इसका ये देखिए 60 तरीका एक भी है, इसे देखिए, यदि प्रतिरोध जो भी दिया हो लंबाई जितने गुना की जाए, जैसे मान लो R2 निकालना है, तो ये R जो भी प्रतिरोध है जितने गुना किया जाता है उसी के स्क्वायर से गुणा कर देंगे, तो बाद में प्रतिरोध मिल जाएगा, ठीक है। अब ये प्रश्न है, इसको बताइए ऐसे ही बिना लगाए बिना पेन उठाए, अब बताएंगे इस प्रश्न का जवाब। जैसे मान लीजिए किसी तार का प्रतिरोध जो है वो 4 ओम है, ठीक है, और उस तार की लंबाई आधी कर दी जाती है, कितनी कर दी जाती है, आधी कर दी जाती है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1 ओम, है ना। देखिए R की जगह यहाँ 4 लिखिए, आधी हो जाती n की जगह 1/2 का स्क्वायर, ना 4 4 4 कट गया, कितना आया 1, ऐसे डायरेक्ट उत्तर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसके बाद खंड सा का तीसरे का ये खा, किसी प्रिज्म के अल्पतम विचलन कोण 30 अंश है, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण डेलियम बराबर 30 अंश है, और फिर प्रिज्म के प्रथम अपवर्तक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण यानी R, ये भी 30 अंश है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक यानी n निकालना है, तो n के लिए फार्मूला क्या होता है, n बराबर होता है साइन I बटे साइन R, और यही I बराबर क्या होता है, चलिए अगली लाइन लिख देते हैं, I बराबर क्या होता है डेलियम प्लस A/2, और R की जगह क्या होता है साइन A/2, ये हो गया n। अब n के लिए हमको चाहिए अल्पतम विचलन कोण जो कि दिया हुआ है, और ये प्रिज्म कोण A निकालना है, तो प्रिज्म कोण A कैसे मिलेगा, हमको पहले A निकालना पड़ेगा। यहाँ से देखिए A/2 बराबर R है ना, R की जगह कितना है A/2, तो R बराबर यहाँ लिखेंगे A/2। अब यहाँ R का मान इसमें निकाल लीजिए क्रम से रख करके, R बराबर ये आ गया 30, तो A/2, तो A बराबर कितना आएगा 30 दूनी 60 अंश, तो A का मान मिल गया। अब A और डेलियम का यही मान यहाँ रख करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे। रखिए n बराबर साइन डेलियम की जगह 30 प्लस A कितना आया है 60/2, नीचे लिखिए साइन A का मान वही 60/2, इसको काट लीजिए, 2 से काटेंगे कितना आएगा 30। अब यहाँ मिलेगा n बराबर साइन कितना 90/2, और नीचे आएगा साइन 30, अब इसको काट लीजिए आया 45। तो अब इसको सॉल्व करिए तो क्या मिलेगा, n बराबर साइन 45/साइन 30। अब n बराबर कितना, साइन 45 का मान हो जाएगा 1/2, और यहाँ 30 का मान 1/2, तो n बराबर ये मिल जाएगा
1 बटे कर्डिम 2 और ये 2 ऊपर हो जाएगा बटे 1। तो यन का मान हमको मिल जाएगा यहाँ से कितना, ये कर्डिम 2 से गुणा कर लीजिए ऊपर नीचे, तो यन बराबर आ गया 2√2 और नीचे √2 है, इसमें भी √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यन बराबर मिल जाएगा 2√2 और नीचे ये 2 से 2 कैंसिल, यन बराबर आ गया √2। तो ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया। चलिए किसी अगला प्रश्न, खंड सा के तीसरे का ग समझिए क्या कह रहा है, परमाणु द्रव्यमान मात्रक की परिभाषा दीजिए और इसका मान किलोग्राम तथा MeV में व्यक्त कीजिए। ठीक है, इसको किलोग्राम में बदलना, फिर मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक होता क्या, पहले इसको समझिए। ये होता है कि देखिए कार्बन के समस्थानिक में कार्बन 12 लेंगे, है ना, कार्बन 12 के द्रव्यमान का, किसका, द्रव्यमान का, टोटल जितना द्रव्यमान है उसी को 12 टुकड़ों में बांट दें, यानी 12वां भाग जो होता है उसी को 1 AMU या परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। परमाणु, देखिए लिख दे रहे हैं, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु द्रव्यमान मात्रक, परमाणु मतलब एटॉमिक मास यूनिट, है ना, या इसी को AMU ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो परमाणु द्रव्यमान मात्रक क्या होता है, कार्बन 12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को परमाणु द्रव्यमान मात्रक कहते हैं। अब ध्यान समझिए कि तो कार्बन 12 के द्रव्यमान, अब एक चीज और आपको पता होना चाहिए, एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या क्या होती है कि 1 ग्राम परमाणु में जितने परमाणु उपस्थित होते हैं, 1 ग्राम तौल करके लेंगे, कितने ग्राम परमाणु, 1 ग्राम। 1 ग्राम परमाणु यदि हम ले लिए तो उसमें जितने परमाणु होते हैं वही एवोगैड्रो संख्या होती है। समझ में आया, क्या कहेंगे, 1 ग्राम परमाणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या को एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। और एवोगैड्रो संख्या होती कितनी है, 6.02 गुणे 10 की घात 23। इसका मतलब 1 ग्राम परमाणु में कितने परमाणु होते हैं, इतने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो चलिए अब यहां से कार्बन 12 के द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान जितना, ये लिखना हमको कितना, 12। अब उसमें से कितने परमाणु का द्रव्यमान है, इतने परमाणुओं का द्रव्यमान है, तो इसमें एवोगैड्रो संख्या से भाग देंगे। अब इसका ये आ गया क्या, कार्बन 12 के द्रव्यमान, अब इसमें 12, इसका 12वां भाग जो होता है वो AMU होता है, तो यहाँ 12 से 12 काट लीजिए, ये आपको मिलेगा 1 दशमलव कितना, मतलब 1/6.02 गुणे 10 की घात 23। ठीक, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम तो ये मिलेगा, देखिए 100 से गुणा करके दशमलव हटा दीजिए, 100/602 गुणे 10 की घात -23। अब ये 2 से काट लीजिए, आ गया 50, यहाँ काटिए 3 0 1। अब इसमें भाग देंगे आप और पूरा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 1.66 गुणे 10 की घात -23 ग्राम, या इसको किलोग्राम में बदलना है, पूछ रहा है ना कि 1 AMU बराबर, इसको हमको बदलना है किसमें, किलोग्राम में। तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम, 1/1000, है ना, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में 1/1000, तो यानी 10 की घात -3 और इसमें बढ़ा देंगे तो ये आ जाएगा 10 की घात -27 किलोग्राम। तो ये किलोग्राम में मिल गया। अब हमको निकालना है मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इसको कैसे निकालेंगे, देखिए द्रव्यमान मिल गया, तो द्रव्यमान मिल गया तो E बराबर होता है mc²। यम यानी द्रव्यमान इतना हुआ, 1.66 गुणे 10 की घात कितना, -27, और गुणे C कितना है, 3 गुणे 10 की घात 8 होता है ना प्रकाश की चाल। अब ये स्क्वायर आप लिखने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि चूंकि द्रव्यमान यम बराबर इतना, प्रकाश की चाल इतनी होती है, तो ऊर्जा हो जाएगी E बराबर mc²। तो यहाँ से आएगा 1.66 और यहाँ मिला कितना, 9 गुणे 10 की घात -27, और ये 8 2 बार लिखेंगे, 10 की घात 8 2 बार लिखेंगे, जोड़ेंगे 16 आएगा, तो इसमें 16 और ऐड कर लीजिए, गुणे 10 की घात 16। अब 10 की घात 16 जब करेंगे, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिए, 9 6 54, 5 बचा, 9 6 54 5,
ये 9 हो गया, 5 बचा, 9 5 14, तो आ गया इतना, कितना, 2 अंक दशमलव लगा लीजिए इतना। अब ये गुणे में आएगा, 10 की घात कितना हो जाएगा, ये 27 में से इसको घटाइए 16, तो आपको मिल जाएगा 1 1 11 -11, ठीक है। अब ये इतना आया जूल, इतनी ऊर्जा व्यय होगी, इतनी जूल ऊर्जा। अब इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब बदलेंगे तो 16 कितना है, 1.4 -19 से भाग देना पड़ेगा, ये आएगा 14.94 गुणे 10 की घात -11 बटे 1.6 10 की घात -19, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 931 इलेक्ट्रॉन मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी चलिए लिख दे रहे हैं मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको सॉल्व कर लीजिएगा यदि करना चाहें तो, या डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं आप, E बराबर इतना, इसका मतलब 1 AMU बराबर जो होगा, चूंकि ऊर्जा हमने निकाला कितना, इतने द्रव्यमान की ऊर्जा निकाली है, तो यही बराबर कितना हो जाएगा, 1 AMU बराबर इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बस ये आपका हो गया। अब इसके बाद घ वाला समझिए, क्या कह रहे हैं कि संलग्न चित्र में प्रदर्शित एमीटर, तो चलिए मिटा दे रहे हैं, तो इसमें आपको मिलेगा क्या, ये देखिए इस प्रकार से प्रश्न आपका बना हुआ है ना, तो ये लो, ये देखिए पीएन संधि डायोड है, इसमें एक प्रतिरोध लगा हुआ है, दूसरा एमीटर है, और यहाँ बीच में ये सेल लगा हुआ है, फिर इस सेल से वायर से जुड़ा हुआ ये सेल, ये प्लस है माइनस है, 2 वोल्ट का सेल है, और नीचे जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध एक और जुड़ा हुआ है, फिर यहाँ एमीटर लगा है A2, एमीटर A2, यहाँ एमीटर A1, इसको वायर से जोड़ दिया, कनेक्ट कर दिया गया है। अब ध्यान से समझिए इसमें क्या करना है, ये 5 ओम और ये 5 ओम है ना। क्या कह रहे हैं, संलग्न चित्र में एमीटर A1 A2 से मापी गई विद्युत धारा याद कीजिए, A1 में कितनी धारा होगी, A2 में कितनी धारा होगी, यदि इनके प्रतिरोध नगण्य है, यदि उनके प्रतिरोध नगण्य तथा उनके प्रतिरोध मतलब धारा मापी के प्रतिरोध नगण्य है, तथा पीएन संधि डायोड आदर्श है, मतलब पीएन संधि डायोड जैसे होता है, वो जो पीएन संधि डायोड की गुण होते हैं वो वाले गुण इसमें भी हैं। तो देखिए ये एन टाइप है, ये पी टाइप। अब यहाँ एन टाइप किससे जुड़ा है, धन सिरे से, और पी टाइप किससे जुड़ा हुआ है, ऋण सिरे से। एन टाइप अर्धचालक किससे जुड़ा है, पी सिरे से, एन टाइप अर्धचालक धन सिरे से, और पी टाइप अर्धचालक ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है। दोनों में देखिए, दोनों में धारा ज्ञात करनी है, तो क्या है इसमें देखिए, एन टाइप अर्धचालक धन से जुड़ा है, पी टाइप अर्धचालक ऋण से जुड़ा है, तो ये बताइए अग्रभिन्नत क्रम है पश्चाभिन्नत क्रम, ये पश्चाभिन्नत क्रम में जुड़ा। जब पश्चाभिन्नत क्रम में जुड़ा हुआ है तो पीएन संधि डायोड में धारा शून्य हो जाती, मतलब इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो देखिए बैटरी से यहाँ से मान लीजिए आई एम्पियर की धारा निकली, अब ये आई एम्पियर की धारा कुछ ऊपर जाएगा कुछ नीचे जाएगा, तो भैया ऐसा कैसे बनाए वीडियो। इन दोनों एमीटर में धारा का मान निकालना है। तो देखिए एन टाइप अर्धचालक धन से जुड़ा है, पी टाइप अर्धचालक ऋण सिरे से जुड़ा है, तो ये पीएन संधि डायोड पश्चाभिन्नत क्रम में हो गई। और जब पश्चाभिन्नत क्रम में होती है तो देखिए हमने वीडियो बनाया है,
तो उसमें जो है क्या बताया है कि पीएन संधि डायोड जब पश्चमनित क्रम में होती है तो धारा नहीं बहती है, तो इसमें धारा का प्रवाह नहीं होगा। तो फिर क्या होगा, धन सिरे से मान लीजिए यहाँ से धारा निकली I एम्पियर की, तो कुछ धारा ऊपर जाएगी, मान लो I1 ऊपर गया, I2 धारा नीचे आई। अब ये I1 यहाँ से आया, तो चूंकि ये जो है ऋण सिरे से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ धारा I जो होगी, यहाँ धारा का मान जो है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें धारा I कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो A1 परिपथ में धारा कितनी होगी, 0। आप इसको लिखना चाहें तो ऐसे लिखेंगे, पीएन संधि डायोड इसमें पश्चमनित क्रम में है, इसलिए धारा का प्रवाह इसमें नहीं होगा। तो इस प्रकार A1 जो धारा मापी है इसमें धारा 0 हो जाएगी। और फिर A2 में क्या होगा, ये 5 ओम और ये भी 5 ओम किस क्रम में जुड़ा हुआ है, समांतर क्रम में। देखिए इसका ये पहला सिरा देखिए धन से, और इसका भी पहला सिरा धन से जुड़ा है, और इसका दूसरा सिरा ऋण से, इसका भी दूसरा सिरा ऋण से ही जुड़ा हुआ है। तो ये जो है जब दोनों किसी भी प्रतिरोध के पहला सिरा जब एक बिंदु पर जुड़ा होता है, दूसरा सिरा दूसरे बिंदु पर जुड़ा होता है, तो जो है वो क्या होता है, समांतर क्रम। तो ये समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, और जब समांतर क्रम में दोनों प्रतिरोध हैं तो विभव दोनों में समान होता है। अब इसमें धारा निकाल लीजिए, चूंकि I बराबर V/R, तो इसमें विभव कितना होगा, अभी बताया ना, बराबर होता है यानी 2 वोल्ट, और R कितना है 5 से भाग दे दीजिए, हो जाएगा 5 चौक 20, 0.4 एम्पियर। तो A2 जो एमीटर है इसमें कितनी धारा प्रवाहित होगी, 0.4 एम्पियर। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद अब देखिए खंडदा है। खंडदा में क्या कह रहे हैं, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, विभव प्रवणता एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। विभव प्रवणता क्या है, देखिए दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता बराबर होता है, क्या होता है, विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन बटे दूरी में परिवर्तन, है ना, ये होता है विभव प्रवणता। चलिए यहाँ लिख देते हैं विभव प्रवणता। ठीक है, तो ये होता है विभव प्रवणता। अब ये देखिए विभव में परिवर्तन यानी डेल्टा V लिखें या dV, चलिए dV लिख देते हैं, है ना, dV विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन dx, ये हो गया। इसके बाद हमको निकालना, देखिए विभव प्रवणता की परिभाषा लिखनी है। परिभाषा मतलब दूरी में परिवर्तन के सापेक्ष विभव में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, विभव प्रवणता कहते हैं। या कह लीजिए कि विभव में परिवर्तन और दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव प्रवणता कहते हैं। अब हमको करना विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मध्य संबंध निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र तीव्रता। देखिए ये मान लीजिए +Q कूलाम का आवेश है, दूसरा एक परीक्षण आवेश Q0 है। अब जब इस परीक्षण, देखिए ये +Q कूलाम का आवेश है तो इसके चारों तरफ अपना विद्युत क्षेत्र होगा, और इस परीक्षण आवेश को जब इसके विद्युत क्षेत्र में ले जाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा, और इस परीक्षण आवेश पर कुछ बल भी लगेगा। ठीक है, तो क्या है कि +Q कूलाम के आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E में परीक्षण आवेश Q0 को A से, ये मान लीजिए A बिंदु है, ये B है, तो A से B तक ले जाने में किया गया कार्य, और A से B तक ले जाएंगे तो मान लो dx दूरी तक ले जाया जा रहा है। A पर विभव हम मान ले रहे हैं VA है, और B पर विभव VB है। समझ में आया क्या है कि +Q कूलाम का एक बिंदु आवेश है, इससे कुछ दूरी पर क्या है, इससे इसके विद्युत क्षेत्र E में, इसके विद्युत क्षेत्र E में ये परीक्षण आवेश Q0 है। ठीक है, अब इस परीक्षण आवेश Q0 को A से B तक dx दूरी तक ले जाने में किया गया कार्य निकालना हमको। तो ये किया गया कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। तो किया गया कार्य डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं ऐसे, dw बराबर बल गुणे विस्थापन कितना हुआ है, dx। अब E विद्युत क्षेत्र में ध्यान दीजिए, E विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं डिटेल, क्या कि E विद्युत क्षेत्र का किसके कारण है, इस +Q कूलाम के आवेश के कारण। तो E विद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल कितना होगा,
एफ बराबर बताओ, याद है, भूल गए। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। तो यहां से एफ बराबर क्या मिलेगा, क्यू इंटू ई, यानी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता और गुणे आवेश। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कितनी है, ई, और परीक्षण आवेश पर बल यानी क्यू नॉट, तो ये लगने वाला बल मिल गया। तो बल यहाँ रख दें हम, तो देखिए दूरी कम की जा रही इसलिए यहाँ माइनस लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए डी डब्ल्यू बराबर क्या होगा, एफ की जगह रख दें ई क्यू नॉट डी एक्स, ये माइनस में मिल गया। अब यहाँ से क्यू नॉट को नीचे कर लीजिए, तो यहाँ मिलेगा डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट इज इक्वल टू माइनस ई डी एक्स। अब देखिए डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, ये क्या मिला, इस परीक्षण, ये परीक्षण आवेश और ले आने में किया गया कार्य का अनुपात मिल गया। तो हम लोग विभवांतर की परिभाषा से कुछ और जानते हैं, क्या जानते हैं, विभवांतर क्या होता है, विभवांतर जो होता है एकांक धन परीक्षण आवेश को किसी बिंदु से, किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य विभवांतर होता है ना। अनंत से ले आने में किया गया कार्य विभव होता है, बहुत बढ़िया। अनंत से ले आने में किया गया कार्य विभव होता है, वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य विभवांतर, ठीक। तो यहाँ ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य निकाला गया, तो ये विभव होगा या विभवांतर, विभवांतर। तो विभवांतर की परिभाषा से हमको क्या मिल जाएगा, डी डब्ल्यू, या लिख लीजिए विभवांतर, विभव में अंतर, डी बी माइनस मतलब वी माइनस वी ए, मतलब यहाँ से इसका अंतर, और इस अंतर को हम प्रदर्शित करते हैं किससे, डी वी से कर लो, चूंकि डी डब्ल्यू हम लिखे, डी एक्स लिखे, तो यहाँ डी वी लिख लो। तो ये विभवांतर की परिभाषा से क्या होता है, एकांक धन परीक्षण आवेश को ले आने में किया गया कार्य, कार्य तो यही डी डब्ल्यू है, ले आने में किया गया कार्य, ठीक है, आवेश क्यू नॉट। तो यहाँ से हमको मिल गया क्या, डी डब्ल्यू, या इसको ऐसे लिख दिए डी डब्ल्यू अपान क्या, बोलिए, क्यू नॉट इज इक्वल टू डी बी, ठीक है। इसको मानिए इक्वेशन 1, ये वाला हो गया 2, ठीक है। समीकरण 1 और 2 से देखिए क्या मिला हमको, समीकरण 1 व 2 से बताइए, डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट, इसमें भी है, इसमें भी है, तो क्या मिल जाएगा यहाँ से, यहाँ से लिख लीजिए माइनस ई डी एक्स इज इक्वल टू डी वी, ठीक। तो यहाँ से ई बराबर क्या मिलेगा, माइनस डी वी अपान डी एक्स, ये मिल गया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता के मध्य संबंध। आया, ठीक है, नोट कर लीजिए फिर इसको। चौथे का खा वाला देखिए क्या कर रहे हैं, अपवाह वेग की परिभाषा दीजिए, अपवाह वेग एवं विद्युत धारा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। तो अपवाह वेग क्या है समझिए, ये मान लेते हैं कोई चालक तार है, अब चालक तार है तो इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और ये मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब अनियमित रूप से गति करते हैं तो क्या उसमें धारा उत्पन्न होगी, नहीं उत्पन्न होगी। जब इस तार को, ध्यान दीजिए, जब इस तार को बैटरी से जोड़ देते हैं तो क्या होता है, यही इलेक्ट्रॉन एक नियमित दिशा में, एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं। और जब निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं तो उसमें धारा प्रवाहित होने लगती है, और जिस वेग से गति करते हैं उसी को अनुगमन वेग कहते हैं। ध्यान समझिए, किसी चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन अनियमित रूप से गति करते हैं, परंतु जब उसे किसी बाह्य बैटरी से जोड़ देते हैं तो वे इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करने लगते हैं, और जब निश्चित दिशा में गति करते हैं तो उसी वेग को अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ देखिए, अब इसके बाद निकालना है अपवाह वेग और विद्युत धारा में संबंध। तो हम मान लेंगे कि एक चालक तार है जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है ये, और इसकी लंबाई तो कोई मतलब नहीं है, तो इसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें n है। एकांक आयतन में, याद रखिए, एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, और इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल a है। और जब इसे
बैटरी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग vd हो जाता है। क्या हो जाता है? vd हो जाता है। तो अब समझिए यहाँ से कि एकांक वेग इतना हो गया, तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी, एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी? देखिए दूरी क्या होता है ये समझिए, ऐसे दूरी बटे समय क्या होता है? चाल। तो चाल यानी वेग वही कितना होगा? दूरी बटे समय। तो एक समय अगर मान ले तो यही दूरी ही क्या हो जाएगी? चाल हो जाएगी, या कह लीजिए चाल ही दूरी के बराबर हो जाएगी। तो एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो vd के बराबर हो जाएगी। नहीं, चली गई दूरी बराबर कितना हो गया? vd। इतनी दूरी जाता है। अब एक सेकंड में इलेक्ट्रॉन द्वारा तय किया गया, यहां लिख दीजिए आयतन, तय किया गया आयतन कितना होगा? आयतन बराबर क्या होता है? ये लंबाई गुणे क्षेत्रफल। तो ये लंबाई यानी चली गई दूरी यही vd हो जाएगा, vd इंटू a। ये आयतन मिल गया। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है। एकांक आयतन में यानी एक आयतन में n है, तो पूरे आयतन में कितना होगा? कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? कितनी होगी? NVD A। हाँ, तो ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई। अब जब इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिल गई तो आवेश भी हम निकाल सकते हैं। चालक तार में प्रवाहित आवेश, चालक तार में प्रवाहित आवेश, आवेश Q बराबर क्या होता है? यानी E पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ कितना है? NVDA। ये तो हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे E। यदि NE बन गया ना तो यही क्या हो गया? आवेश। तो चालक तार में प्रवाहित आवेश ये मिल गया कितनी देर में? एक सेकंड में। यहाँ लिख लीजिए एक सेकंड में चालक तार में प्रवाहित आवेश। और हम एक चीज और जानते हैं कि एक सेकंड में या कह लीजिए एकांक समय में प्रवाहित आवेश क्या कहलाता है? आवेश प्रवाह की दर ही तो है। एक सेकंड में प्रवाहित आवेश मतलब आवेश प्रवाह की दर। तो आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? विद्युत धारा। तो यहां से लिख लीजिए चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी हो जाएगी? यही एकांक समय प्रवाहित आवेश के बराबर, I बराबर NVDA। इसको थोड़ा व्यवस्थित लिखिए, याद करने में अच्छा लगेगा। NEAVD। तो धारा और अनुगमन वेग में संबंध ये मिल गया। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, थोड़ा जल्दी पढ़िए। अब ये गा वाले प्रश्न में क्या? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा एल्फा कण है। कौन कौन? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और एल्फा कण एक समान विभवांतर से त्वरित होते हैं। मतलब सब में विभवांतर जो है वो क्या है? एक समान है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एल्फा कण कहाँ प्रवेश कर रहे हैं? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश कर रहे हैं। अब हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब धन आवेश, ध्यान दीजिए, जब धन आवेश जो होता है किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, या कोई भी आवेश चुंबकीय क्षेत्र में जब प्रवेश करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है। और जब वृत्ताकार पथ पर गति करने लगता है तो उसको आवश्यक अभिकेंद्र बल जो है वो लारेंज बल से प्राप्त होता है। लारेंज बल क्या होता है? जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में किसी भी वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला बल जो होता है उसी को क्या कहते हैं? लारेंज बल। तो इस यहाँ लारेंज बल से उसको अभिकेंद्र बल मिलता है। अब क्या कह रहा है? इनकी गतिज ऊर्जाओं की तुलना कीजिए। तीनों की गतिज ऊर्जा निकालनी हमको। तो गतिज ऊर्जा कैसे होती है? देखिए, जितना उसमें आवेश को गति करने में जितना कार्य किया जाएगा, जितना आवेश को एक जगह दूसरी जगह तक ले आने में जो कार्य किया जाएगा वही उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। अब हम लोग विभवांतर की परिभाषा से V बराबर देखिए पढ़े ना, dW/dx। तो यहाँ से देखिए कार्य बराबर क्या मिलेगा? विभवांतर गुणे विस्थापन, है ना। तो इसको जो है शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिखिए, V बराबर W/,
Q, तो यहाँ से W बराबर V इंटू क्यू होगा, यानी किया गया कार्य जो है विभवांतर और आवेश के गुणनफल के बराबर होगा। अब किया गया कार्य उसमें गतिज ऊर्जा के रूप में संचित हो रहा है, क्योंकि गति कर रहा है। तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा जो हो जाएगी, पहले हम निकालेंगे प्रोटॉन की, एक एक की गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा E के बराबर क्या होगा, Q इंटू वी। तो Q कितना है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19, और विभव एक समान विभवांतर है तो इसको V मान लीजिए। तो गतिज ऊर्जा इतनी हो जाएगी प्रोटॉन की। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा, तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी, E के, चलिए यहाँ E के P कर दे रहे हैं, यहाँ न्यूट्रॉन N कर लो, ठीक है। तो न्यूट्रॉन गतिज ऊर्जा फिर वही Q इंटू वी। अब न्यूट्रॉन पर आवेश कितना होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, विभवांतर जो भी हो, तो गतिज ऊर्जा इसकी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो न्यूट्रॉन की गतिज ऊर्जा मिल गई। अब इसके बाद निकालेंगे हम लोग, क्या बचा हुआ है, एल्फा कण। एल्फा कण की क्या गतिज ऊर्जा, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा ये कितनी होगी, E के एल्फा फिर वही Q इंटू वी। तो एल्फा कण पर कितना आवेश होता है, 2 यूनिट धन आवेश होता है ना, तो 2 गुणे 1 इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसको लिख लीजिए। ये विभवांतर तो एक समान V है। अब वो पता नहीं है विभवांतर कितना है, तुलना करनी है तो तीनों का गतिज ऊर्जा निकाल लीजिए। कितना आएगा, 3.2 × 10⁻⁻19 V, ठीक है। तो ये आ गया क्या, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा, ठीक है। गतिज ऊर्जाओं में तुलना ये हो गई है ना, पहले की इतना हो गया, दूसरे कितना, तीसरे कितना। तो यहाँ से तुलना करके ऐसे भी लिख सकते हैं, तो एल्फा कण की गतिज ऊर्जा जो होती है, एल्फा कण की गतिज ऊर्जा प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा की कितनी गुनी है, 2 गुनी है ना। चलिए और आगे क्या कह रहे हैं, यदि प्रोटॉन के वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 10 सेमी है, प्रोटॉन की त्रिज्या P, ये RP कर लीजिए, ये दिया हुआ है 10 सेमी, ठीक है हो, तो न्यूट्रॉन और एल्फा कण के मार्ग की त्रिज्या निकालनी है। तो देखिए एल्फा कण की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, त्रिज्या हम लोग पढ़ चुके हैं, R बराबर mv/QD, ठीक। देखिए प्रोटॉन का, पहले प्रोटॉन का द्रव्यमान यदि 1 है तो एल्फा कण का द्रव्यमान जो होगा वो कितना होगा, 4 गुना ना, 4 हो जाएगा, ठीक है। और वेग तो एक समान ही है, देखिए वेग और चुंबकीय क्षेत्र समान है, तो द्रव्यमान और आवेश में संबंध करके निकाल लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा RP = m/Q। तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हम 1 मानेंगे और आवेश कितना, प्रोटॉन पर 1 यूनिट आवेश होता है। अब इसी प्रकार से एल्फा कण की त्रिज्या के लिए क्या होगा, m/Q। तो एल्फा कण का द्रव्यमान 4 और आवेश एल्फा कण पर कितना होता है, 2 यूनिट होता है ना। RP का मान दिया हुआ है 10, तो यहाँ से यदि दोनों को हम बराबर करें तो क्या मिलेगा, ये यहाँ से मिल जाएगा, दोनों भाग दे दीजिए है ना, समीकरण 1 और 2 ऐसे। तो 10/R एल्फा बराबर 1/1, और इधर कर लीजिए 2/4 कर लीजिए 1/2। तो यहाँ से मिलेगा कितना, 10/ क्या मिला, 10/R एल्फा और फिर 1/2। तो यहाँ से R एल्फा बराबर कितना आ जाएगा, 20 सेमी, ठीक है। तो ये त्रिज्या इतनी हो गई। इसी प्रकार से न्यूट्रॉन के लिए भी निकालेंगे। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, देखिए उसकी गति ऊर्जा जो है 0 है, मतलब न्यूट्रॉन जब किसी वैद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो वो जो है वो वृत्ताकार पथ पर नहीं गति करेगा, है कि नहीं। जब कोई आवेश, हम लोग पढ़े ना, जब कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो वह वृत्ताकार पथ पर गति करता है। तो न्यूट्रॉन पर तो कोई आवेश होता ही नहीं, तो वो वृत्ताकार पथ पर कहाँ गति करेगा, जब वृत्ताकार पथ पर नहीं गति करेगा, देखिए वृत्ताकार पथ पर गति ऊर्जा 0 आ गई उसकी। और जब वृत्ताकार पथ पर गति नहीं करेगा तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सीधे जाएगा ना, सीधे जाएगा, प्रैक्टिकली समझिए, सीधे जाएगा ना, तो सीधे जाएगी, इसकी त्रिज्या कितनी होगी,
ज़्यादा होगी कि कम होगी? ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, है कि नहीं? ये देखो वृत्ताकार पथ है, इसको सीधा करेंगे जब हम, देखिए सीधा करेंगे जब इस तार को, ऐसे हाथ से ही समझ लीजिए, ऐसे जितना मोड़ेंगे त्रिज्या उतनी कम होती जाएगी, और जितना सीधा करेंगे त्रिज्या उतने बढ़ती चली जाएगी, है कि नहीं? और जब एकदम सीधे जाएगा तो त्रिज्या अनंत हो जाएगी। अभी चेक करके देखिए अनंत आ रहा है नहीं आ रहा है। न्यूट्रॉन के लिए त्रिज्या निकालिए, कैसे निकालेंगे? ठीक इसी प्रकार से, तो आर एन लिख दें, आर एन बराबर वही द्रव्यमान, तो द्रव्यमान जो है प्रोटॉन के द्रव्यमान कितना होता है ना? तो प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान है न्यूट्रॉन का भी उतने होगा। और नीचे आवेश लिखना है, तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता, तो इसकी त्रिज्या ऐसे ही देख लीजिए कितना आ गया है, इनफाइनाइट। तो यहाँ से हमको मिला क्या कि न्यूट्रॉन की त्रिज्या जो है वो अनंत होगी। यहाँ से देखिए न्यूमेरिकल से भी हमने सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिकली भी देखेंगे तो अनंत ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्या करें, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियम आपको पता है कितने हैं? 2 नियम है। फैराडे ने क्या बताया कि जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, और ये धारा तब तक बहती है जब तक फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है कि किसी कुंडली से बद्ध ये प्रेरित विद्युत वाहक बल फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है, या कह लीजिए फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होता है ना। इसमें ऋण चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है कि जिसके कारण ये प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है। ठीक है, चलिए तो इस प्रकार से ये हो जाएगा। अगला क्या है, किसी पर्दे को बिंब से 90 सेमी दूर रखा गया है। बिंब यानी प्रतिबिंब, है ना? बिंब मतलब वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी जो होती है, वस्तु और पर्दे के बीच की दूरी जो होती है उसको हम ए लिखते हैं, है ना? ए बराबर कितना दिया हुआ है, 90 सेमी दूरी पर रखा गया है। पर्दे पर किसी उत्तल लेंस द्वारा इसको एक दूसरे से 20 सेमी दूर स्थितियों पर, तो दोनों स्थितियों के बीच की दूरी जो होती है वो होती है डी बराबर कितना है, 20 सेमी। ठीक है, तो 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए 2 प्रतिबिंब बनाए जाते हैं, मतलब एक तरफ इधर एक तरफ इधर ऐसे प्रतिबिंब बनता है, तो फोकस दूरी लेंस की कितनी होगी ये निकालना है। तो लेंस की फोकस दूरी जो होती है वो कितनी होती है, एफ बराबर होता है a² माइनस d² अपॉन 4a। ठीक है, यहीं रख लीजिए, आ जाएगा, सॉल्व कर लीजिएगा इसको, हो जाएगा ना। चलिए अगला प्रश्न, ये अब देखिए थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जा रहा है, न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर दे रहे हैं, बाकी आप लोग जो है क्रम से समझ लीजिए। देखिए ये वीडियो आगे हम बना देंगे उसमें, तो इस पर ज़्यादा फोकस कर लेंगे। तो अगला प्रश्न क्या है कि किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में यल, सी और आर श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, इस परिपथ में आरेख बनाइए। तो आरेख बनाइए यल, सी, आर। तो यल मतलब एक कुंडली जुड़ी हुई है, क्या जुड़ी हुई है, कुंडली। फिर सी यानी सी धारिता का संधारित्र, और आर प्रतिरोध वाला तार जुड़ा हुआ है, किससे, प्रत्यावर्ती परिपथ से। तो प्रत्यावर्ती इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं ना, ये हो गया परिपथ। ठीक है, यल प्रेरकत्व वाली कुंडली, सी धारिता का यल प्रेरकत्व वाली कुंडली, सी धारिता का संधारित्र और आर प्रतिरोध वाला तार जुड़ा हुआ है श्रेणी क्रम में। अब प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। देखिए LCR परिपथ में केवल सूत्र लिखना है ना। प्रतिबाधा के लिए सूत्र Z बराबर क्या होता है, याद है आपको, R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ये प्रतिबाधा हो गया। और अनुनादी आवृत्ति F बराबर क्या होता है, 2 पाई 1/√LC। ठीक है, ये होता है। ठीक है, कैसे मिला है ये समझ लीजिए। अनुनादी आवृत्ति क्या होती है, अनुनाद की स्थिति कब होती है जब प्रतिबाधा शून्य हो। जब प्रतिबाधा शून्य हो जाएगी तो धारा बढ़कर के बहुत अधिक हो जाएगी, अनंत हो जाएगी। तो प्रतिबाधा शून्य कब होगी, LC परिपथ में, है ना। LC परिपथ में जब प्रतिबाधा शून्य होगी तो धारा अधिक हो जाती है। प्रतिबाधा शून्य कब होगी, जब ये दोनों
बराबर हो जाएगा, है ना। क्या बराबर हो जाएगा? एक्स एल इज इक्वल टू एक्स सी हो जाएगा। और एक्स एल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। और ये क्या होता है? एक्स सी 1 ओमेगा सी। इसको देखिए, ओमेगा इधर लाइए, एल इधर लाइए, तो आएगा ओमेगा स्क्वायर अपान एल सी। तो ओमेगा बराबर बन जाएगा क्या? ओमेगा बराबर क्या होगा? 1/√LC। ठीक है। और ओमेगा कितना होता है? 2π/T। और 1/T इज इक्वल टू F। तो 1/√LC। तो यहाँ से F बराबर क्या मिलेगा? 1/2π√LC। तो ये आवृत्ति के लिए फार्मूला होता है। ठीक है। अनुनाद की स्थिति में यही होगा, अनुनाद की स्थिति में। ठीक। और आगे क्या प्रश्न में कह रहे हैं कि यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी V बराबर 300 है, V बराबर 300, V बराबर 300 रख लीजिए, 300 वोल्ट। आगे प्रेरण प्रतिघात, प्रेरण प्रतिघात क्या होता है? XL 50 दिया हुआ है। धारितीय प्रतिघात XC कितना है? 50 है। आगे ओमीय प्रतिरोध R बराबर 10 ओम। ठीक है। और क्या है? अब परिपथ की प्रतिबाधा निकालनी है, तो जेड निकाल लेंगे ना, यानी वैल्यू रख करके। ये देखिए XL XC सब दे दिया गया है, R भी मिल गया है, रख के जेड निकाल लीजिए। आगे क्या है कि LC एवं R के सिरों के बीच का विभवांतर। देखिए L के सिरों के बीच का विभवांतर, आप जेड निकाल लेंगे ना, छोड़ दे रहे हैं इसको हम। ठीक है। L के सिरों के बीच का विभवांतर, सिरों के बीच का विभवांतर, तो क्या कहें? VL कह लें। L के सिरों के बीच का विभवांतर VL बराबर V बराबर IR होता है। तो धारा सब में समान होगी इंटू XL। तो अभी हमको धारा निकालना पड़ेगा, तो धारा निकालने के लिए जेड भी निकालना पड़ेगा। निकाल दें, निकालो, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाओ। जेड बराबर क्या मिलेगा? R, ये 100 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर है, और प्लस इधर 50 माइनस 50, ये खत्म हो गया, तो आएगा कितना? 10। जेड बराबर 10 आ गया। I बराबर मिलेगा V/R। V कितना है? 300/10 कितना आएगा? 30 एम्पियर धारा हो गई। अब यहाँ लगा लीजिए, L के सिरों के बीच का विभवांतर 30 गुणे XL कितना है? 50, 5 3 15, 1500 वोल्ट, बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अब इसी प्रकार फिर C के सिरों के बीच का विभवांतर, C के सिरों के बीच विभवांतर क्या लिखेंगे? VC बराबर IXC। I कितना? 30, XC कितना है? वही 50, तो इसमें भी वही आ गया। ठीक है। और फिर प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर भी निकाल लीजिए। प्रतिरोध सिरों के विभवांतर कितना होगा? VR, है ना, ये होगा IR। I तो सब में देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ना, तो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, तो जितना 30 धारा है वही सब में होगी। तो 30 गुणे R कितना है? 10, तो आ गया 300 वोल्ट। ठीक हो गया ये। अगला क्या है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या, है ना, प्राथमिक और द्वितीय कुंडली के फेरों की संख्या जो है वो कितनी है? बोलिए जल्दी जल्दी। प्राथमिक कुंडली फेरों संख्या कितनी है? NP बराबर 100 और द्वितीय कुंडली फेरों संख्या 400 है। और फिर प्राथमिक कुंडली में वोल्टेज, हाँ, प्राथमिक कुंडली में है ना वोल्टेज 120 वोल्ट, AC लगाया गया, मतलब अल्टरनेट करंट है। तो इसमें क्या करना है? परिणमन अनुपात निकालना। पहले निकालना है परिणमन अनुपात, R लिख दें, और दूसरा निकालना क्या है? द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न वोल्टेज यानी VS। ठीक है, यही दो चीज़ निकालना। यहाँ समझिए क्या होगा। परिणमन अनुपात हम लोग जानते हैं कि द्वितीयक कुंडली में, ध्यान दीजिए, द्वितीयक कुंडली के फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली फेरों संख्या का अनुपात ही परिणमन अनुपात होता है। साथ ही साथ इसके मिलता है हमको VS/VP, और मिलता है
यस अपान ई पी, और मिलता है आई पी अपान आई एस। तो आई वही उल्टा होता है, बाकी सब में यस ऊपर होता है, माने द्वितीयक कुंडली वाला सब में ऊपर में होता है और प्राथमिक कुंडली वाला नीचे होता है। समझ गए? तो धारा यहाँ निकालना नहीं निकालना, छोड़ दो इसको। तो हमको फेरों की संख्या और विभवांतर से काम है, तो केवल 2 लिखिए। तो परिणमन अनुपात पहले निकालना, तो निकाल लीजिए परिणमन अनुपात। क्या होगा? यन यस अपान यन पी। तो यन यस कितना है? 400/100। तो काट दो, कितना आएगा? 4। तो परिणमन अनुपात 4 आ गया। 4:1 भी लिख सकते हो। ठीक है, 4 लिखिए यहाँ। अब क्या होगा आगे? क्या निकालना? द्वितीय, अच्छा ये द्वितीय कुंडली में निकालना है ना, तो निकाल लेंगे। आर बराबर क्या होगा? यन यस अपान यन पी इज इक्वल टू, क्या निकालना है? द्वितीय कुंडली उत्पन्न वोल्टेज वी यस अपान वी पी। तो रखिए यहाँ, ये आर हो गया ना, यानी यस अपान एन पी, वही 4 आया है ना, तो 4/1 लिखो बराबर वी एस कितना है वही निकालना है, और वी पी 120, यही सॉल्व कर लो। तो वी एस गुणे 1 वी एस, और इधर कितना? 12×4 = 48, हाँ 480 वोल्ट हो गया ये। ठीक है, चलिए अगला ये देखिए, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, इसको जो है पढ़ा देंगे क्रम से, है ना। तो समपोषी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, ये सब पढ़ चुके हैं ना अच्छे से। चुंबकीय तरंगे भी पढ़े हो ना, तो इसको देख लीजिएगा अच्छे से। विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़े हो? बताओ थोड़ा सा क्या होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। जब प्रकाश फोटान के रूप में धातु की क्षण पर मतलब धातु पर पड़ता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होने लगता है। और प्राप्त ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन किन 2 रूपों में खर्च करता है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में किया गया कार्य और गतिज ऊर्जा। ठीक है, इस प्रकार से ये थ्योरी वाला पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे न्यूमेरिकल अगला देखिए क्या कर रहे हैं। ये 8वां प्रश्न, ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। निम्नतम अवस्था समझते हैं? निम्नतम अवस्था इसी को कहते हैं आद्य अवस्था या ग्राउंड स्टेट। ठीक है, निम्नतम अवस्था इसको मान ले E1, ये कितना है? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और कितना है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का फोटान हाइड्रोजन परमाणु के 1 इलेक्ट्रॉन द्वारा निम्नतम ऊर्जा स्तर में अवशोषित होता है। ठीक है, तो जो ऊर्जा अवशोषित होती है डेल्टा ई बराबर वो कितना है? 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना, इतनी ऊर्जा अवशोषित करता है। और फिर क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित हो सकता है? ठीक है, तो किस ऊर्जा स्तर, मान लो EN तक उत्तेजित होता है, तो EN कर लो, उत्तेजित हो सकता है। लाइमन श्रेणी की दूसरी, चलिए प्रश्न इतना पहले लगा लीजिए, है ना। क्या कह रहे हैं कि हाइड्रोजन परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक उत्तेजित होता है? तो हम लोग देखिए जानते हैं ना, फिर से एक बार समझ लीजिए। ये निम्नतम ऊर्जा स्तर मान लो E1 है, उच्चतम ऊर्जा स्तर EN है। तो जब इलेक्ट्रॉन, ये देखिए यहाँ निम्नतम ऊर्जा स्तर में जो इलेक्ट्रॉन है ये फोटान के रूप में ऊर्जा अवशोषित करेगा, तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है ना। तो कह रहे हैं कितनी ऊर्जा अवशोषित कर रहा है? इतनी ऊर्जा ये ले लिया। किसने? जो निम्नतम ऊर्जा स्तर में है इलेक्ट्रॉन, उसने इतनी ऊर्जा लिया और EN ऊर्जा स्तर में वो पहुंच गया। ठीक है, तो ये EN की ऊर्जा जो होगी वो कितनी होगी? E1 की अपनी खुद की ऊर्जा है, और कुछ ऊर्जा उसने अवशोषित भी किया है। अवशोषित कितना किया है? डेल्टा ई। ये होगा कि नहीं होगा? समझ में आ रहा है? चल, नहीं आया हो तो पूछ लो, आया है? चलिए फिर अच्छी बात है। तो EN कितना होगा? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आगे डेल्टा ई कितना लिखेंगे? +12.75। ठीक है, इसको घटाओ तो कितना आएगा? ये 6, देखो घटाने का तरीका, दशमलव नीचे दशमलव लिखिए, आगे वाली गिनती आगे और पीछे इसे लिख लीजिए। 7 और 5, ये 0 बढ़ाइए घटाइए, तो कितना आएगा? 5, है ना। और यहाँ बचा कितना? 5, 15 में से 7 गए 8 हो गया .0, तो माइनस में -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये EN बराबर आ गया। ठीक है, तो यही तो निकालना था, परमाणु किस ऊर्जा स्तर तक
उत्तेजित हो सकता है। तो ये हो गया किस ऊर्जा स्तर तक, इतनी ऊर्जा जिसकी होगी इलेक्ट्रॉन की, जिस ऊर्जा स्तर की, उतने में ये जो है जाएगा। तो किस कक्षा की ऊर्जा इतनी होती है इसको भी निकालना होगा। रुका थोड़ा सा यार, फार्मूला भूल ही गए हम। 11वीं कक्षा के लिए ऊर्जा कितनी होती है, En बराबर -13.6। अच्छा, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ना, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट Z² अपान N², सही है। चलो, तो अब देखिए हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान कितना होगा, 1 होगा। हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z का मान 1 होगा, तो यहाँ हम 1 लिख दें, ठीक है, या एक लाइन और लगा ले, क्या दिक्कत है। तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये Z बराबर 1, En का मान कितना मिला, -0.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसमें भी हटा लो इसको, तो -13.6, Z का मान 1 हो गया और बटे N², ठीक है, माइनस माइनस दोनों तरफ हटा दो। अब यहाँ से क्या मिलेगा, N² बराबर क्या मिलेगा, N² इधर, इसको इधर करेंगे तो ये आएगा 13.6 बटे, इसको भाग दो जल्दी से, कितना आएगा, लगभग 16 आया है, तो N² = 16 हो गया, ठीक है। और तो N बराबर कितना आएगा, 4 आ गया, N बराबर 4। तो यानी चौथे ऊर्जा स्तर तक ये जा सकता है इलेक्ट्रॉन, समझ में आया, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि लाइमन श्रेणी की दूसरी तथा बामर श्रेणी की दूसरी रेखा की तरंग दैर्घ्य ज्ञात कीजिए, है ना। तो लाइमन, बामर, पास्चन, ब्रैकेट, फुंड, इसको बताए हैं ना। चलिए एक बार थोड़ा जल्दी देख लीजिए, तभी सवाल लगा पाएंगे। देखिए लाइमन श्रेणी क्या होती है, ये मान लीजिए 3 4 ऐसे लिख दे रहे हैं, ये ऊर्जा स्तर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, ठीक है। तो लाइमन श्रेणी क्या होती है, ध्यान समझिए थोड़ा जल्दी से। लाइमन श्रेणी क्या होती है, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से जब इलेक्ट्रॉन प्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो लाइमन श्रेणी होती है। ये देखो, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ठीक है। लाइमन के बाद दूसरा बामर श्रेणी होती है। बामर में क्या होता है, किसी भी उच्च ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन द्वितीय निम्न ऊर्जा स्तर में आता है, ये द्वितीय निम्न ऊर्जा स्तर, ये समझ में आ गया। तो इन दोनों की देखिए दूसरी श्रेणी, लाइमन की पहली श्रेणी देखिए, ये पहली श्रेणी में क्या होता है, द्वितीय मुख्य ऊर्जा स्तर से प्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में, और दूसरी श्रेणी में क्या होगा, तृतीय उच्च ऊर्जा स्तर से प्रथम निम्न ऊर्जा स्तर में, है कि नहीं। तो हमको दूसरी श्रेणी से मतलब है तरंग दैर्घ्य निकालने के लिए लाइमन के। तो तरंग दैर्घ्य के लिए फार्मूला क्या होता है, 1/λ/r 1/N1² - 1/N2², ठीक है। ये होती है निम्न ऊर्जा स्तर, ये होता है उच्च ऊर्जा स्तर, ठीक। तो रखिए क्या होगा, R नियतांक है, अभी रख लेंगे उसको। तो N1 देखिए लाइमन की दूसरी श्रेणी के लिए, लाइमन की दूसरी श्रेणी के लिए N1 बराबर क्या होगा, यानी निम्न ऊर्जा स्तर कितना है, पहले में आता है 1 हो जाएगा, और उच्च ऊर्जा स्तर क्या होगा, ये दूसरी श्रेणी के लिए 3 होगा, है कि नहीं। तीसरी श्रेणी देखिए, प्रत्येक श्रेणी के लिए लाइमन में N1 का मान 1 होगा, है कि नहीं, और N2 का मान कितना होगा, पहली श्रेणी के लिए 2, दूसरी श्रेणी के लिए 3, तीसरी श्रेणी के लिए 4 हो जाएगा। तो हमको निकालना कौन सा है, दूसरी वाली, तो N2 बराबर कितना हो जाएगा, 2, सही है। तो यहाँ 2 रख करके सॉल्व कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, 2 का वर्ग 4 लिख दें, और ये R का मान कितना होता है याद है, 1.097 गुणे 10 की घात 7, ये R का मान होता है। अब इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा, 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो 1/λ, तो इसी में रख करके इसको सॉल्व कर लेंगे ना। चलिए ठीक है, छोड़ दे रहे हैं, हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्या करना है, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए, बामर श्रेणी की दूसरी रेखा के लिए क्या करेंगे, देखिए सब वही फार्मूला लगेगा, केवल यही N1 और N2 चेंज हो जाएगा। तो बामर श्रेणी के लिए जब दूसरी श्रेणी का निकालेंगे, दूसरी रेखा का, ये दूसरी वाली रेखा, इसमें N1 कितना लिखेंगे, बामर में प्रत्येक के लिए N1 का मान 2 होगा, है ना। तो N1 का मान 2, और N2 का मान कितना हो जाएगा दूसरी के लिए, ये दूसरी कहाँ से आ रही है, चौथे से दूसरे में,
तो यहाँ n2 बराबर 4 हो जाएगा। n2 बराबर 4 और n1 बराबर 2 रखेंगे, r का ये मान रखेंगे, सॉल्व करेंगे, आ जाएगा लैम्डा। सही है। चलिए, तो ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट भी इसमें हो गया। आगे प्रश्न है, ये नाभिकीय ऊर्जा से रिलेटेड है ना, अथवा करके है। उष्मा क्षेपी अपक्रिया, उष्मा शोषी अपक्रिया, पीएन संधि डायोड के अग्र तथा पश्च दिशिक अवस्था में परिपथ आरेख खींचिए, है ना। इसको देखिए बना चुके हैं, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए वहाँ से। पीएन संधि डायोड कैसे अग्रभ्रमित क्रम में कैसे जुड़ता है, जब पी टाइप अर्धचालक को बैटरी के धन सिरे जोड़ते हैं और एन टाइप को ऋण सिरे जोड़ते हैं, अग्रदिशिक होता है। और पश्च दिशिक में क्या होता है, जब पी टाइप माइनस से जुड़ा होता है और एन टाइप प्लस से जुड़ा होता है, पश्च दिशिक होता है। पश्च दिशिक में धारा नहीं प्राप्त होती है, अग्रदिशिक में धारा प्राप्त होती है। और इसी प्रकार से ये आपका हो जाएगा। इसके लिए ग्राफ भी होता है, ग्राफ खींच लीजिएगा। अगला प्रश्न अथवा करके क्या दिया है, पीएन संधि डायोड क्या होता है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्यविधि तथा निवेशी तथा निर्गत वोल्टताओं के तरंगों के रूप में दर्शाइए, है ना। इसको भी देखिए बता चुके हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी देख लीजिए इसको। क्या है पीएन संधि डायोड, क्या होता है बताइए, क्या होता है, जल्दी बोलिए। जब एक पी टाइप अर्धचालक को एक एन टाइप के अर्धचालक से जोड़ते हैं तो पीएन संधि डायोड होता है। तो क्या क्या होता है पता है ना, पी टाइप के कोटर इलेक्ट्रॉन ये गति करते हैं, बीच में अवक्षय परत बनती है, ठीक ऐसे होता है। आगे क्या है, परिपथ आरेख खींचकर पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में दिखाना है। तो पीएन संधि डायोड ऐसे ही होता है, तो इसको देखिए अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में प्रयोग करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के ये देखिए प्राथमिक कुंडली में फेरों संख्या कम होती है, द्वितीयक कुंडली में फेरों संख्या अधिक होती है। ये लोग अधिक कर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली के P1 P2 सिरे से क्या करते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज जोड़ देते हैं। तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में धारा प्रवाहित होती है ना। तो धारा जब प्रवाहित होती है तो ये एन टाइप है, ये पी टाइप अर्धचालक है। फिर इसमें क्या करते हैं, यहाँ एक लोड प्रतिरोध लगा देते हैं और यहाँ से हमको क्या होता है, निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। क्या करें, निर्गत वोल्टताओं के रूप में करिए, निर्गत वोल्टेज यहाँ प्राप्त होता है, यह निवेशी वोल्टेज हो जाता है। क्या हो जाता है, निवेशी वोल्टेज। बस ये है। अब क्रियाविधि, ये चित्र हो गया, ये मान लीजिए S1 है, ये S2 सिरा है। अब इसमें जो है क्रियाविधि इसकी समझानी। क्रियाविधि कैसे कहेंगे कि जब हम क्या करते हैं, निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज को ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं तो अन्योन्य प्रेरण द्वारा द्वितीय कुंडली में क्या होता है, प्रेरित धारा बने लगती है, प्रेरित धारा। और ये भी धारा प्रत्यावर्ती होती है। तो जब S1 सिरा धनात्मक होता है तो S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। तब पीएन संधि डायोड किस क्रम में होता है, अग्रभिन्नत क्रम में होता है और धारा प्राप्त होती है। फिर आधे चक्र के बाद जब S1 सिरा ऋणात्मक हो जाता है तब S2 सिरा धनात्मक हो जाता है, तब पश्चात क्रम में होता है, धारा शून्य हो जाती है। आधे चक्र में धारा प्राप्त होती है, आधे में नहीं प्राप्त होती है ना। तो निवेशी के लिए जब आप बनाएंगे तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। और जब निर्गत के लिए आधे चक्र में धारा प्राप्त होगी, फिर आधे में नहीं प्राप्त होगी, फिर प्राप्त होगी, फिर नहीं प्राप्त होगी, ये हो जाएगा, दोनों ग्राफ हो गया। तो इस प्रकार से ये पूरा मॉडल पेपर आपका पूरा हुआ। पढ़िए अच्छे से। और जो भी देखिए जितना चैप्टर वाइज जो है हमने स्ट्रेटजी बनाई है कि किसी में 8 वीडियो में, किसी में 10 वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल सहित थ्योरी कंप्लीट करेंगे। तो उस प्रकार से कंप्लीट करेंगे एग्जाम से पहले, जल्दी से जल्दी। तो इसको जो है आप सॉल्व करिए। अगले वीडियो में हम अगली स्ट्रेटजी के साथ कम से मिलते हैं।